आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं लेखक, निर्माता और अभिनेता कैप्टन नीरज विक्रम से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत। आज आप सुनेंगे इसका दूसरा भाग। दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ मेहमान हैं हमारे कैप्टन नीरज विक्रम जी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हम जयमाला प्रस्तुत करने जा रहे हैं या फिर कुछ और, या फिर बात होगी आर्मी की यानी कि सेना की। जी हाँ, उसकी भी होगी, लेकिन कैप्टन नीरज विक्रम जी जो हैं वो लेखक भी हैं। आपने इन्हें पर्दे पर भी देखा है और भी बहुत सारी खूबियां हैं। तो जाहिर है कि इस बातचीत में कई रंग होंगे, कई तरीके का इसमें स्वाद होगा और कई तरीके की बातें होंगी। जाहिर है कि एक अलग अलग तरीके का आपका अनुभव है और कैप्टन जैसा कि नाम में ही जुड़ा हुआ है तो आप समझ रहे हैं कि सेना की भी कुछ यादें होंगी। तो शुरुआत करते हैं और ये बता दें पहले आपको दोस्तों कि आप इनको जानते हैं सोनपरी जो धारावाहिक है उसके लेखक के तौर पर, और आपका पसंदीदा धारावाहिक मोटू पतलू, ये भी लिखने का श्रेय जाता है कैप्टन नीरज जी को। नीरज जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच रेणु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया जिसमें कि बहुत बड़े बड़े लोग आना चाहते हैं जी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम रियली ऑनर्ड। अच्छी बात है, आना चाहते हैं भाई। जाहिर है कि श्रोता हमारे चाहते हैं कि आप सबके बारे में जाने, कैसे आप काम करते हैं, कहाँ से प्रेरणा मिलती है और हम तक यानी कि हम श्रोताओं तक, हम दर्शकों तक जो भी चीजें पहुंचती हैं वो किस किस प्रक्रिया से गुजरती हैं, या आप जिस मकाम पर पहुंचे हैं वो किस तरह से पहुंचे हैं। तो जाहिर है कि हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपको बुलाएं। और जब आपने बताया ना कि बड़े बड़े लोग आना चाहते हैं तो उन्हीं में एक नाम है कैप्टन नीरज विक्रम जी का। स्वागत है एक बार फिर से। तो अब क्या लगता है आपको कि आपको लेखन में ही आगे बढ़ना है या एक्टिंग में आना है? नहीं, मुझे लेखन में ही आगे बढ़ना है क्योंकि लेखन मेरा कोर स्ट्रेंथ मेरी वही है जी। एक्टिंग में थोड़ा ऐसा हो गया कि अधिकारी जी के सीरियल्स में मुझे सब इंस्पेक्टर रोल मिलते थे जी। तो फिर मुझे बाद में, मैंने जैसे बोला टाइपकास्ट हो जाते हैं, तो मुझे बाद में इंस्पेक्टर के रोल ही मिलने लगे हर जगह। अच्छा। जैसे अंत में मैंने इंस्पेक्टर रोल किया सुनील शेट्टी के साथ, शस्त्र में मैंने इंस्पेक्टर का रोल किया सुनील शेट्टी के साथ जी। और बॉम्ब ब्लास्ट में मैंने इंस्पेक्टर रोल किया तो रोनित रॉय के साथ। फिल्मों में भी इंस्पेक्टर रोल, सीरियलों में भी जो बाहर के सीरियल है तो उसमें भी इंस्पेक्टर रोल जी। तो मेरे पास काम का प्रेशर बढ़ रहा था, राइटिंग का काम बहुत हो गया था। सोनपरी, शरारत, शाकाला का मुंह में, फिर जॉब, फिर एक्टिंग। तो पहले मैंने इंस्पेक्टर रोल करने बंद कर दिए। अच्छा। उसके बाद मैंने जॉब छोड़ा, फिर मैं खाली एक्टिंग में फोकस कर रहा हूँ बस। लेखन में अभी मैं राइटिंग भी करता हूँ, प्रोड्यूस भी करता हूँ, एनिमेशन सीरियल प्रोड्यूस भी करता हूँ। हाँ। तो राइटिंग में आप फोकस कर रहे हैं। लेकिन वैसे देखा जाए तो वैसे लेखक की अपनी बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ा काम है और जाहिर है कि आपका पैशन है, लेकिन जो ग्लैमर है वो एक्टिंग में है। जी जी, वो तो सही है। क्या लगता है, अच्छा लगता होगा ना जब सब जगह जाए लोग? अच्छा लगता है, पहचानते लोग जी। एयरपोर्ट में लोग मुझे हमेशा पहचान लेते थे कि आपको कहीं देखा है। ठीक है, क्योंकि इतने सीरियल और वो कर रहे हैं तो लोग कोई ना कोई पहचान वाला आ जाता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है आपको, वो अच्छी फीलिंग होती है। अभी भी एक्टिंग में कोई अच्छा रोल मिलेगा तो इंस्पेक्टर रोल ना हो बस। इंस्पेक्टर रोल मेरी किस्मत में ऐसा है कि मैंने नेपाल के लिए भी फिल्में लिखी हैं। हाँ। नेपाल इंडस्ट्री के लिए जी। अच्छा। हाँ, तो एक फिल्म मेरी केयो माया हो वहाँ बहुत हिट हुई थी। हाँ। वो फिल्म जब मैंने लिखी तो डायरेक्टर ने बोला ये एक इंस्पेक्टर रोल आप कर लीजिए। मैंने कहा मैं करूंगा नहीं, इंस्पेक्टर रोल की वजह से एक्टिंग छोड़िए। तो उसने बोला ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब उनकी शूटिंग शुरू हो गई। एक दिन पोखरा में मैं यहाँ से गया, उनकी शूटिंग शेड्यूल चला था, पोखरा में गया तो सब बैठे वेट कर रहे, शूटिंग शुरू नहीं रही है, कुछ टेलीफोन बैटल चल रही। बोले क्या हो गया? मैंने कहा, बोले अरे वो एक्टर नहीं आया जो नेगेटिव इंस्पेक्टर रोल प्ले कर रहा था। फिर सबकी आंखें मेरी तरफ। अच्छा। तो मैंने कहा मेरी तरफ मत देखो। बोले सर अभी आप ही कर लो, आपने बहुत रोल किए। तो वहां भी मैं इंस्पेक्टर रोल करके आया, करना पड़ा। अच्छा नेगेटिव रोल था, बढ़िया रोल था वो। लेकिन जैसे एक कहते हैं ना कि एक रिकॉर्ड बन जाता है कि इतनी संख्या में आपने इंस्पेक्टर का रोल किया जी, तो वो भी आप कर सकते थे? नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि एज ए राइटर आई वाज गेटिंग रिस्पेक्ट एंड गुड मनी। एज ए इंस्पेक्टर यू डोंट गेट गुड मनी ऑल्सो और यू डोंट गेट रिस्पेक्ट एज एन एक्टर जी। लोग आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ये नीरज विक्रम में इंस्पेक्टर रोल करते हैं। हाँ।
वो नहीं बोलेंगे नीरज विक्रम बहुत अच्छे एक्टर हैं। हाँ। एक्टर चाहता है कि वो एज ए एक्टर पहचाना जाए, नॉट एज ए इंस्पेक्टर। हाँ, तो ये तो इसलिए फिर मैंने वो छोड़ दिया। मैंने कहा कोई मजा नहीं। क्या लगता है आपको, किस तरीके की भूमिका आपको मिले तो आप तुरंत स्वीकार कर लेंगे? कोई भी अच्छा रोल हो, कोई भी, चाहे विलेन का रोल हो, चाहे पॉजिटिव रोल हो, कोई भी अच्छा रोल हो, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। में बन गया थानेदार भैया, अब डर काहे का, ओ भैया अब डर काहे का। लुम बन गया, लुम बन गया थानेदार भैया, अब डर काहे का, ओ भैया अब डर काहे का। रिश्वत खोरी न चलेगी, चोरों की चोरी न चलेगी, अरे चोरा चोरी न चलेगी। अब अपनी है सरकार भैया, अब डर काहे का, ओ भैया अब डर काहे का। लुम बन गया थानेदार भैया, अब डर काहे का, भैया अब डर काहे का। न किसी से तुम घबराओ, थाने में आओ रपट लिखाओ। अब न किसी से तुम घबराओ, थाने में आओ रपट लिखाओ। किसी की इज्जत न लुटेगी, किसी की मेहनत न लुटेगी, और किसी की दौलत न लुटेगी। मैं सबका पहरेदार भैया, अब डर काहे का, ओ भैया अब डर काहे का। लुम बन गया थानेदार भैया, अब डर काहे का, भैया अब डर काहे का। सबका ये रिश्ता है, जाने कब का इन गलियन के हम साथी हैं, इस जीवन के हम साथी हैं। साथी हैं हम, साथी हैं हम, साथी हैं। ना टूटे कभी ये प्यार भैया, अब डर काहे का, ओ भैया अब डर काहे का। लुम बन गया थानेदार ओ भैया, अब डर काहे का, ओ भैया अब डर काहे का।
अपनी मुट्ठी कर दी, मैंने सबकी छुट्टी कर दी। बंद यूं अपनी मुट्ठी कर दी, मैंने सबकी छुट्टी कर दी। दारू का अड्डा ना चलेगा, सत्ते पे सट्टा ना चलेगा, शहर में सट्टा ना चलेगा। तंबू की लंबी मार, ओ भैया अब डर काहेगा। लंबू की लंबी मार, ओ भैया अब डर काहेगा। लो मैं बन गया थानेदार, ओ भैया अब डर काहेगा। 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 तो ये एक्टिंग वाला, चलिए आपने कहा कि लेखन वाला तो आप में था शुरू से जी। बीज। एक्टिंग वाला कैसे लगा कि है आप में वो? है, क्यों नहीं है। अच्छा है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है कि जो काम आपके पास ज्यादा आ रहा हो वो पकड़ के रखना चाहिए। राइटिंग का मेरे पास अपने आप ही आता था। लोग अच्छे अच्छे बड़े, मैंने हर बड़े बैनर और हर बड़े चैनल के लिए राइटिंग की है। जाहिर है बहुत अच्छा लिखते हैं। हाँ, सोनपरी भी बहुत अच्छा रहा जी। अभी मोटू पतलू भी बहुत अच्छा धारावाहिक है। और जो आप बता रहे हैं जिन मौलिकताओं को लेकर, जी, जो मॉरल्स को लेकर आप चल रहे हैं, वो वाकई बहुत काबिले तारीफ है और ऐसी चीजें बननी भी चाहिए। तो अच्छी बात है कि आप उसी में रहें। लेकिन फिर भी बात आती है कि एक्टिंग की तो दिल करता है कि किसके संग काम किया जाए, किसके संग मौका मिले तो करें, बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर धारावाहिक की अगर बात करें तो सिर्फ क्या बच्चों के लिए ही लिखना पसंद करेंगे या बड़ों के लिए भी? नहीं, बड़ों के लिए मौका मिलेगा जरूर लिखूंगा। मैंने जकार्ता में जितने भी इंडोनेशिया में सीरियल लिखे हैं सब बड़ों के सीरियल लिखे हैं। अच्छा। उधर सब सास बहू टाइप के ड्रामा। तो ये नेपाली फिल्म जो आपने जैसे बताई कि नेपाल में भी जो बनी आपने, तो आपने हिंदी में लिख कर दे दिया उनको रोमन में और उन्होंने उसको पूरा अनुवाद कर लिया? हाँ, वहाँ के लोग हिंदी भी जानते हैं। हाँ। मैं सोनपरी की शूटिंग में नेपाल गया था, तो वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर था वहाँ का, वो वहाँ के फिल्म इंडस्ट्री का प्रोड्यूसर है। तो उन सबसे दोस्ती हो गई थी, तो फिर उन्होंने मुझे ऑफर दिया था लिखने का बाद में। अच्छा। हाँ, तो मैं हिंदी में लिख के देता था, वही रोमन इंग्लिश, वो लोग अपना नेपाली में ट्रांसलेट कर लेते थे। बड़े आश्चर्य की बात है, ये बिल्कुल अलग तरीके की बातचीत आज हो रही है कि बाहर के लिए भी आप लिख रहे हैं और लोग हिंदी लिखवा कर फिर उसका अनुवाद कर लेते हैं। और इसकी क्या वजह आपको लगती है कि जो लेखन है उसका प्लेटफॉर्म या कुछ उसका जो चलन है वो बहुत अच्छा लगता है? राइटर तो उनके यहाँ भी होंगे? राइटर हैं, पर दो चीजें हैं। एक तो आपका रिलेशन। जी। तो अभी जैसे मैं नेपाल गया तो सबसे दोस्ती हो गई तो फिर उनको राइटर की जरूरत पड़ी तो बोले नीरज विक्रम जी को बुला लो। वो याद आ जाता है उन्हें। नहीं सर, देखिए ऐसा नहीं है। और फिर आपकी राइटिंग में थोड़ा सा दम भी होना चाहिए। ये वाला जो है ना, दूसरा वाला जो बिंदु है वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, वो है महत्वपूर्ण, लेकिन काम आपको रिलेशन से मिलता है पहले। जी, शुरुआत में सब काम रिलेशन से मिलता है। कहीं बैठे रहेंगे तो कैसे पता चलेगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ या लिखती हूँ? फिर बाद में एक दो बार आप हिट हो गए तो फिर लोग बुला लेते, वो सीरियल कौन लिख रहा है उसको बुलाओ। उसको बुलाओ, वो अच्छा चल रहा है। लेकिन उस समय आपके जितने दोस्त हैं वो, उनको भी जब जरूरत होती है वो बुलाते रहते हैं। अननोन लोग वो बुलाते हैं जो कि सीरियल देख के बुलाते हैं, अरे सोनपरी कौन लिख रहा है, बुलाओ उसको, बुलाओ, पता करो कौन है। वैसे भी काम आता है, दोस्तों ऐसे भी काम आता है, काम देखकर भी काम आता है। दूसरा ये कि दोस्तों के थ्रू बुला लिया। अभी मोटू पतलू सीरियल में जब लाइव एक्शन ही लिख रहा था तो मोटू पतलू सीरियल में मेरा एक फ्रेंड है धीरज बेरी, वो सोनपरी में था। अच्छा। फिर वो इधर केतन मेहता जी के सीरियल है, वो केतन मेहता प्रोड्यूसर है उसके, तो वो उनके यहाँ आ गया था, तो वो मोटू पतलू बन रहा था, तो उसने मेरे को फोन करके बुला लिया कि आप लिखिए आके। तो वो दोस्ती ऐसे काम आती है, रिलेशन ऐसे काम आते हैं, रेफरेंस मिल जाता है, उनको भी आसानी। उन्होंने केतन जी को बोला, नीरज जी बहुत अच्छे राइटर, उनको बुलाई तो मोटू पतलू लिखना शुरू हो गया। लेकिन देखिए इसमें बात आई ना, बहुत अच्छे राइटर हैं। हाँ, वो तो है ही। आप यहाँ इंडस्ट्री की एक खासियत है जी, आप कितनी भी अच्छे दोस्त हो, आपको काम आपके टैलेंट के हिसाब से दोस्त देंगे जी। आप अगर अच्छे एक्टर नहीं हो तो आपका कितना भी अच्छा दोस्त हो एक्टिंग के लिए नहीं बुलाएगा जी, वो आपको दूसरे काम के लिए बुलाए जिसमें आप अच्छे हो जी। तो ये वो है। हाँ, जाहिर है कि इतना ज्यादा पैसा जिस चीज में इन्वॉल्व हो उसमें कोई भी रिस्क लेने को तो तैयार नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, उनका भी नाम खराब होता है ना, उनका नाम खराब होता है। फिर जो पैसा लगा रहा है वो भी कोई भी इस तरीके की चुनौती लेने के लिए स्वीकार नहीं करता है। तैयार होता है कि चलो इनको ट्राई कर लेते हैं, एक बार इनसे भी एक बार करवा लेते हैं। ऐसा तो कोई नहीं होता है। नहीं, वो ट्राई कर लेते तो वो रिश्तेदारी या खास दोस्त में प्रोड्यूसर का कोई खास दोस्त अच्छा ये रोल दो कर ले, बाद में फिर पछताते भी। हाँ, पछताते भी हैं, तो जाहिर है। और सच्चा दोस्त होगा तो वो भी नहीं पसंद करेगा कि हमारे दोस्त का इस तरीके से कुछ भी नुकसान हो। खासतौर से एक्टिंग में ज्यादा होता है, लोगों जिसको भी दिखता है मैं अच्छा दिखता हूँ तो एक्टिंग कर सकता है। हाँ। तो वो आ जाता है कैमरा फेस करने, लेकिन उनसे होता नहीं फिर बाद में उनको। लेकिन क्या लगता है आपको कि एक्टिंग के लिए क्या हुनर होना चाहिए? एक्टर होना चाहिए।
यही एक हुनर है। खाली चेहरा मेरा काम नहीं करता है। हाँ। नसीर साहब, ओमपुरी जी, कैसे कितने एक्टर हैं। अभी हम ब्रिजेंद्र काला जी की बात करें तो, हाँ, ब्रिजेंद्र काला जी की बात करें, एक्टिंग दमदार एक्टिंग है। कितने एक्टर हैं यहाँ पर, उनकी एक्टिंग के दम पे वो लोग टिके हैं, फेस के दम पे नहीं टिके जी। वो एक्टर को एक्टिंग आनी चाहिए, बाकी सब अपने आप सेट हो जाता है। सेट हो जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। चलिए, ये तो एक्टिंग की बात हो गई, लेखन की बात हम फिर से करेंगे। यहाँ पर एक गीत सुनते हैं, फिर आपसे लेखन की बात करते हैं कि किस समय आप लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। ओके, मेरा एक फेवरेट गीत है जी, छोटी सी बात फिल्म का। जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए, देखो मेरा मन, जाने मन जाने मन जाने मन। ओ जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए, देखो मेरा मन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन, जाने मन जाने मन जाने मन। जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए, देखो मेरा मन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन, जाने मन जाने मन हाँ जाने मन। दिलों की दूरी ऐसी क्या है मजबूरी, दिल दिल से मिलने दे। हाँ, अभी तो हुई है यारी, अभी से ये बेकरारी, दिन तो जरा ढलने दे। तोड़ दे दिलों की दूरी ऐसी क्या है मजबूरी, दिल दिल से मिलने दे। हाँ, अभी तो हुई है यारी, अभी से ये बेकरारी, दिन तो जरा ढलने दे। यही सुनते समझते गुजर गए जाने कितने ही सावन। ओ जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए, देखो मेरा मन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन, जाने मन जाने मन जाने मन। तेरा है ये तो हर दिन जब देखो करती हो झूठे वारे। संग संग चले मेरे मारे आगे पीछे फिरे समझू मैं तेरी राधे जा। दोष तेरा है ये तो हर दिन जब देखो करती हो झूठे वादे। तूने जाने दीवाने दिखाऊं कैसे तुझे मैं ये दिल की लगन। ओ जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए, देखो मेरा मन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन, जाने मन हाँ जाने मन। छेड़ेंगे कभी न तुम्हें, जरा बतला दो हमें कब तक हम तरसेंगे। हाँ, ऐसे घबराओ नहीं, कभी तो कहीं न कहीं बादल ये बरसेंगे। छेड़ेंगे कभी न तुम्हें, जरा बतला दो हमें कब तक हम तरसेंगे। हाँ, ऐसे घबराओ नहीं, कभी तो कहीं न कहीं बादल ये बरसेंगे। क्या करेंगे बरस के कि जब मुरझाएगा ये सारा चमन। ओ जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए, देखो मेरा मन, जाने मन
दोस्तों, हमारे साथ हैं आज मेहमान के तौर पर बहुत सारी विधाओं में जिन्होंने काम किया है, बहुत सारे इनके अनुभव हम साझा कर रहे हैं। नीरज विक्रम जी के साथ हैं। नीरज जी, हम बात कर रहे थे कि लेखन की, आप किस समय लिखना पसंद करते हैं? जैसे होता है ना कि एक कप चाय बगल में हो, बाहर जैसे बड़े सुंदर सा नजारा हो, कुछ ऐसा? हाँ, वो तो हर राइटर प्रेफर करता है कि नज़ारा बड़ा सुंदर होना चाहिए। सामने पहाड़ दिख रहे हो, झरने हो, ये सब हो, लेकिन सबको मिलता नहीं है वो। जी, जाहिर है। फॉर्चुनेटली अब मुझे मिल गया। अब मैं जहाँ रहता हूँ तो सामने ईस्ट फेसिंग है, वो पहाड़ है सामने। अरे वाह। जहाँ मलाड में जहाँ रहता हूँ, तो वैसे पिछले कई सालों तक वो नहीं मिला था, अब मिल गया है। लेकिन आई प्रेफर टू राइट अर्ली मॉर्निंग, सुबह उठ के। अच्छा। जब सब सो रहे होते हो तो मैं 5 बजे, 4:30, 5 बजे उठ के देन आई स्टार्ट राइटिंग। फिर अपनी कप चाय बना के अपना बैठ के अपना राइटिंग शुरू कर देता हूँ। फिर दोपहर तक जब तक भी राइटिंग का मूड है, उसके बाद फिर मीटिंग शुरू हो जाती है जी। तो मीटिंग के लिए जाना है तो मीटिंग के लिए निकल गया, ऑनलाइन मीटिंग है तो ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन मीटिंग का ज्यादा चलन चल गया है। तो अच्छा, ऑनलाइन मीटिंग कर लिया। हाँ, फिर लंच वंच करके 1 आध घंटे रेस्ट करके फिर राइटिंग पे बैठ जाते हैं। राइटिंग की जब बात आती है तो कभी ऐसा भी हुआ कि हमने लिखा और आपने लिखा और उसके बाद वो पसंद नहीं आया, फिर बदलाव या कुछ ऐसा भी होता है? ये देखिए, चैनल में तो ये बहुत होता है। जब आप किसी चैनल के लिए लिखते हैं जी, तो उनकी भी एक क्रिएटिव टीम होती है। तो आप जो एपिसोड लिख के उनको सुनाते हैं जी, तो वो क्रिएटिव टीम अपने आइडिया सजेस्ट करती है कि ऐसा कर लीजिए, थोड़ा ऐसा ये चेंज कर लीजिए, कैसे। तो हम लोग वो मॉडिफिकेशन करके, वो चेंजेस करके फिर फाइनल स्क्रिप्ट करके दे देते हैं। अगर कोई चेंज उनका मुझे लगता है कि नहीं ये तो स्क्रिप्ट बिगाड़ देगा, तो देन आई डिस्कस विद देम कि ये चेंज इसलिए नहीं करना चाहिए। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे एग्री ऑल्सो, पर कभी कभी नहीं एग्री करते तो हम एग्री कर लेते हैं। अच्छा। लेकिन आमतौर पर लेखक जो होते हैं जी, बहुत सारे लेखक ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं, हमने जो लिख दिया वो लिख दिया है ना। बहुत सारे लेखक है, लेकिन उन्होंने वो मुकाम पा लिया जहाँ पे उनके सामने लोग बहस भी नहीं करते। अच्छा। अब जैसे गुलजार साहब हैं जी, लकीली मैं फॉर्चुनेट रहा हूँ, किस्मत वाला हूँ कि मेरे जितने टाइटल सॉन्ग है सबके गाने गुलजार साहब ने लिखे हैं। जी जी। मोटू पुटलू का गाना गुलजार साहब ने लिखा, उसके बाद गट्टू बट्टू, शिवा, रुद्रा, सबके गुलजार साहब ने लिखे हैं जी। तो गुलजार साहब जो एक बार लिख देते हैं ना, जब रिकॉर्डिंग के समय अगर कुछ मीटर में नहीं आ रहा है, चेंज करना है, तो कोई चेंज नहीं कर सकता जी। वो बोलते हैं गुलजार साहब से पहले पूछ लो जरा। एक वर्ड भी चेंज नहीं करते, गुलजार साहब से पूछ लो, नाराज हो जाएंगे जी। ऐसा तो वो मुकाम हो जाता है, तो फिर आप कर सकते हैं। और एक बात और होती है कि कुछ उनके शब्द भी ऐसे होते हैं कि जिनमें कोई भी बदलाव की गुंजाइश भी नहीं है। हाँ, वो भी है, क्योंकि अगर आप इसको हटाना भी चाह रहे हैं तो दूसरा रखेंगे क्या, या तो आप उससे बेहतर लेकर आइए। हाँ, नहीं, कई बार ऐसा होता है कि हा हो भी नहीं ऐड करते लोग, कि यहाँ पे एक हे ऐड कर दे, वो नहीं करेंगे। बोले गुलजार साहब से पूछ लो जी, बोले मीटर में थोड़ा सा गैप आ रहा है, यहाँ पे एक अलाप लगा देते, बोले नहीं लगाएंगे, वो गुलजार साहब से पूछ लो। ऐसे बहुत सारे राइटर हैं, सलीम जावेद जी हैं जी जी। ऐसे वो मुकाम पाने के बाद फिर लोग चेंज ही नहीं करते हैं, उन बोलने की जरूरत नहीं पड़ती मेरा चेंज मत को, लोग खुद ही नहीं चेंज करते। सजेस्ट कर सकते हैं कि सर ऐसा कर लें क्या जी, तो उनको पसंद आएगा तो बोले हाँ, नहीं पसंद आएगा बोले नहीं वही ठीक है, तो फिर उसके बाद बहस नहीं आगे, बहस नहीं कर सकते। बात फिर है कि देखा जाए परिणाम तो सकारात्मक ही रहता है, सफलता ही मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर इंसान ये सोचता है कि वैसे ही चलने दें। जी हाँ जी। लेकिन कभी क्या आपका लिखा हुआ कभी रिजेक्ट हुआ या बराबर ऐसे ही हाथों हाथ लिया गया? मैं शायद किस्मत अच्छी रही, मेरा ऐसा टोटल आउटराइट तो कभी रिजेक्ट नहीं हुआ आज तक। अच्छा। थोड़े बहुत बदलाव तो जाहिर है कि जरूरत के चैनल अपने चैनल के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस बोलते हैं, उनके अपने नॉर्म्स होते हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं कि 50% चेंजेस, थोड़े बहुत एडिशनल चेंजेस होते हैं, क्योंकि वो भी इन्हांस करना चाहते हैं कि इसके, तो हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है जी। तो हम देखते हैं इनका पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे स्टेट में डिस्टर्ब नहीं हो रहा है तो हम चेंज कर देते हैं। और जाहिर है कि जो फाइनेंसर भी होते हैं उनकी भी एक सोच होती है कि हमें इस दिशा में लेकर जाना है। सीरियल में फाइनेंसर तो चैनल ही होता है ना, चैनल ही होता है। हाँ, जाहिर है, वो मतलब पैसा देते हैं प्रोड्यूसर को जी, और प्रोड्यूसर बना के चैनल को देता है, चैनल उसको टेलीकास्ट करता है, और फिर जो एड से पैसा आता है वो चैनल कमाता है, ऐसा होता है। तो हम लोग के लिए फाइनेंसर वही है, और जाहिर है कि उसकी एक सोच होती है कि हमको इस दिशा में, तो फाइनल अथॉरिटी उनके हाथ में होती है, क्या रिजेक्ट करना है, क्या सेलेक्ट करना है। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो जय हो।
आजा आजा जिंदे शामी आने के तले है, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है। सच्ची मैंने जान गवाई है, नच नच कोयलों पे रात बिताई है। अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा सारी तारे नीले आसमान के तले है। आजा जिंदे शामी आने के तले है, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा हरी वाली नीले आसमां के तले। ये बात तो है, लेकिन मनोरंजन की बात करें, मनोरंजन के लिए धारावाहिक बनते हैं, फिल्में बनती हैं, सब कुछ हो रहा है। खुद आप नीरज जी मनोरंजन के लिए क्या करते हैं? अपने मनोरंजन के लिए? अपने मनोरंजन के लिए मेरा शौक तो सिंगिंग है जी, और बाकी चीजों का टाइम नहीं मिलता है। गाना तो कभी भी बैठ के गा सकते हैं। हाँ, अपने हाथ में। हाँ, अपने हाथ गला में। साथ में ही है, कभी भी गा लेते हैं। हाँ, गला साफ नहीं है। अभी मेरी आवाज सुन रहे, मेरा गला बैठा है क्योंकि सर्दी से उठ के आया हूँ, तो मेरा गला बैठा हुआ है। जी, मतलब आप समझ की जाएगी तो आपने पहले ही बता दिया कि मेरी आवाज ठीक नहीं है। तो बेसिकली मेरा कभी कभी म्यूजिक सीखने की कोशिश की टाइम पास करने के लिए, लेकिन टाइम निकाल नहीं पाते। कुछ महीनों क्लास की, फिर गायब हो गया। फ्लूट बजाना अच्छा लगता है मुझे, उसकी भी क्लास शुरू की थी जी। फिर बाद में टाइम नहीं मिलता, वो भी क्लास बंद हो गई। तो ऐसे चलता रहता है, बट ठीक है, टाइम पास के लिए कभी फ्लूट बजा लेता हूँ। जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन वाली साहब है, हारमोनियम भी बजा लेता हूँ, ऐसा है। अरे वाह। कोई घर में है संगीत प्रेमी? मेरे मदर फादर थे, दोनों को संगीत का शौक था, पर ऐसे क्लासिकल नहीं, बट हाँ मतलब गाने बजाने का माहौल घर में रहता था, पार्टी वार्टी। क्योंकि जब हम छोटे थे तब तो रिक्रिएशन का साधन ये था, ग्रुप में घर में लोग आए तो चलो अब तुम गाना गाओ, तुम गाना। आजकल तो घर में लोग आते हैं तो लोग टीवी देखते रहते हैं बैठ के, फिर हालचाल पूछेंगे, फिर टीवी देखने लगे।
पहले तो गाना ही था। बिल्कुल सही बात है। और लाइट अगर चली गई तब तो और भी मजा है कि चलो बैठ के अंताक्षरी खेल लेते हैं। हाँ सही बात है। ये सब तो अभी चीजें खत्म होती जा रही हैं। तो बचपन के बारे में अगर बात करें तो नीरज जी, आप मतलब एक शैतान वाले बच्चे थे या बड़े सिंसियर थे, कैसे थे आप? मैं शैतान तो नहीं था, नॉर्मली था। सिंसियर किसी भी चीज में था, पढ़ाई में भी सिंसियर नहीं था, एवरेज था। घूमना फिरना अच्छा लगता था, दोस्तों के साथ जंगल में घूम रहे हैं, चिड़ियां पकड़ रहे हैं। हाँ, फिर पिताजी एयरफोर्स में थे तो जाहिर है आप लोगों का घर भी ऐसी जगह होता है जहाँ पेड़ पौधे बहुत होते थे जी। कभी गिलहरी के बच्चे पकड़ के ले पाल रहे हैं, कभी तोते के बच्चे पकड़ के ले पाल रहे हैं। मेरा घर जू बना रहता था। ये शौक थे बचपने में, पेड़ों पे बैठे हुए। ऐसा बहुत कुछ। मेरे घर में कोई ना कोई एक छोटा बच्चा पल ही रहा होता था, किसी ना किसी पक्षी का या जानवर का। तो कभी कोई ऐसा वाकया हुआ उनके साथ? किनके साथ? पाला, भाग गए तो आप दुखी हुए, नहीं हुए? नहीं, वो वाकये तो 2-3 बार ऐसे हुए कि बच्चों के पेरेंट्स ने बड़ी चोंच मारी मुझे। जब बच्चे निकालने गए तो। क्या घोंसले में से ले आते थे? हाँ, घोंसले में से। अरे अभी पैरेट के बिल में हाथ डाल के पैरेट के बच्चे अब घूमते रहते, देखा यहाँ पैरेट के बच्चे, तोते के बच्चे, तो चढ़ के निकालने की कोशिश की, तो जो चोंच मारी तो भागे। अच्छा, ऐसा भी? कभी मैना के बच्चे निकालने चले गए तो मैना और माँ बाप ने जो चोंच मारी तो भागे कूद के। तो वो फन बहुत हुआ। तो कई बार सक्सेसफुल हो जाते तो वो घर में आ जाते थे बच्चे जी। हाँ, तो ऐसा था। बचपन में आप कौन सा गीत गाते थे स्कूल में? 15 अगस्त 26 जनवरी की, उसमें मुझे लगता है सबसे ज्यादा आगे आप रहते होंगे लीड में। हाँ, गाते तो थे। सबके बहुत सारे सिंगर थे, उनमें एक हम भी होते थे। ऐसे कोई लीडर नहीं थे। उनमें हम भी होते थे। लेकिन हाँ, अभी कोई मुझे इमीडिएटली याद नहीं आ रहा कौन सा गाना मैं बचपन में गाता था। गाता जरूर था, मुझे इतना मालूम है। वो एक मनोज कुमार की फिल्म का गाना था, वो परी कहाँ से लाऊं। वो पसंद था। वो गाता था मैं जी। और भी कुछ गाने थे जो गाता, तो कई गाने थे, मुझे इमीडिएटली याद नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं, ये वाला सुना दीजिए, वो परी कहाँ से लाऊं। अरे नहीं, थोड़ा सा। थोड़ा सा। वो परी कहाँ से लाऊं, जिस दुल्हन तेरी बनाऊं, कि गोरी कोई पसंद ना आए तुझको, कि छोरी कोई पसंद ना आए तुझको। वो परी कहाँ से लाऊं, तेरी दुल्हन जिसे बनाऊं, कि गोरी कोई पसंद ना आए तुझको, कि छोरी कोई पसंद ना आए तुझको। गंगा राम की समझ में न आए। वो परी कहाँ से लाऊं, तेरी दुल्हन जिसे बनाऊं, कि गोरी कोई पसंद न आए तुझको, कि छोरी कोई पसंद न आए तुझको। कजरे की धार जैसे तीखी तलवार, देख होठों का ये रंग, देख चलने का ढंग, कटे अंग्रेजी बाल, बांधा रेशमी रुमाल। बोलो क्या है ख्याल? इसे जब लिया तक मेरा रंग हुआ पक, छोरी हो गई ये हजामत कराए, ये गंगा राम की समझ में न आए। वो परी कहाँ से लाऊं, तेरी दुल्हन जिसे बनाऊं, कि
नाचे छम छम मेरा निकले है दम, इसे भांगड़ा कौन नचाए, ये गंगा राम की समझ में न आए। वो परी कहाँ से लाऊं, तेरी दुल्हन जिसे बनाऊं, कि गोरी कोई पसंद न आए तुझको, कि छोरी कोई पसंद न आए तुझको। छोकरी हंगामा, जैसे तितली के अंग, जैसे उड़ती पतंग, जैसे कोयल की कूक, जैसे खिली खुशबू, कहती I love you। हे प्रभु तू ही तू, ऐसे नखरे कौन उठाए, ये गंगा राम की समझ में न आए। कोई पसंद न आए तुझको, कि छोरी कोई पसंद न आए तुझको। ना ये दिल की है छोटी, ना ये प्यार की है खोटी, जरा हो गई है मोटी तभी लगती है छोटी। इसके मसल भी खाती है असल, तेरे खेतों में ये जाए, तेरे हल भी चलाए, तेरे बड़े काम आए। मुझे करो ना हैरान, ये तो लगे पहलवान, इसे कसरत कौन कराए, ये गंगा राम की समझ में न आए। वो परी कहाँ से लाऊं, तेरी दुल्हन जिसे बनाऊं, ये गोरी कोई पसंद न आए तुझको, कि छोरी कोई पसंद न आए तुझको। छोड़ो ये तो है नादान, करे सबको हैरान, नहीं समझेगा प्यार बिल्कुल है गंवार, इसे रहने दो कंवारा, फिरने दो मारा मारा, आओ हम सब जाए मजा इसको चखाए, होश इसके उड़ाए। ये होठ जब खोले बार बार यही बोले, गंगा राम की समझ में न आए, ये गंगा राम की समझ। चलिए, खाने में अगर हम बात करें तो नीरज जी को क्या पसंद है खाने में? कोई भी इंडियन फूड। कोई भी इंडियन फूड जी। अब तो जैसे बहुत सारे विदेशी जो फूड हैं, विदेशी फूड भी जो है उनको भी इंडियन मान लिया गया है। हाँ, लेकिन मुझे इंडियन फूड ही अच्छे लगते हैं। विदेशी इंडियन नहीं अच्छे लगते, इंडियन ही अच्छे लगते हैं। इंडियन वाले ही पसंद है। हाँ, कोई भी उनमें कौन सा खास तो ऐसा कुछ भी नहीं, दाल चावल सब्जी बस ठीक है, या नॉन वेज में मटन चिकन जो भी हो। हाँ, ऐसा स्पेशल कुछ नहीं। खीर अच्छी लगती है। वाह। हाँ, पुलाव अच्छा लगता है। शहर की अगर हम बात करें हिंदुस्तान में, तो आपको कहाँ जाना ज्यादा पसंद है? जहाँ पे भी मेरी फैमिली हो। फैमिली पसंद है बहुत। बस, तो मैं जहाँ अकेले घूमने जाता नहीं, कहीं जाता हूँ तो फैमिली के साथ ही जाता हूँ या वाइफ के साथ। और इतना ज्यादा घूमने का टाइम नहीं मिलता, इधर काम इतना है कि आप निकल नहीं पाते ज्यादा। निकल नहीं पाते। फिर भी यहाँ मैं प्लान करता हूँ कि यूएसए में मेरे दोस्त, मेरे रिलेटिव्स हैं, कनाडा में रिलेटिव्स हैं, बुलाते रहते हैं, मेरे भांजे वगैरह हैं। प्लान हमारा कनाडा शुरू होता है और लोनावाला में खत्म हो जाता है। तो लोनावाला मैक्सिमम लोनावाला खंडाला तक जाके हम वापस आ जाते हैं, या कभी गोवा चले गए तो बस इतनी दूर जा पाते। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। लिखने की बात आती है तो अब आपका सपना क्या है कि किस तरीके का लिखें आप, बच्चों के लिए या बड़ों के लिए? कुछ भी एक। नहीं, बड़ों के लिए लिखना जरूर चाहूंगा, लाइव एक्शन फिल्में, और एनिमेशन फिल्म भी लिखना चाहूंगा। जैसे अभी छोटा भीम लिख रहा हूँ जी, जो कि लाइव एक्शन में बन रही हो, ऐसे लिखना चाहूंगा जी, जिससे एक नया मार्केट खोले लाइव एनिमेशन फिल्मों का, लाइव एक्शन बना के बच्चों के लिए। हमने एनिमेशन फिल्म में एक मोटू पतलू की किंग ऑफ विंग्स थिएटर रिलीज बनाई थी। अच्छा। वो भी बहुत पसंद आई थी लोगों को, पर वो एनिमेशन फिल्म थी। तो वैसे ही अगर उसका भी लाइव एक्शन बने तो और मजा आएगा। मोटू पतलू जी।
अगर बात करें कि सामान्य फिल्म जो होती है, मेन स्ट्रीम वाली जो फिल्में हैं, उनमें अगर आपको कुछ बनाना पड़े तो आप क्या विषय पसंद करेंगे? एंटरटेनमेंट। हाँ, उसमें सब कुछ होना चाहिए, इमोशन भी होना चाहिए, हंसी मजाक भी। जैसे राजू हिरानी पिक्चर बनाते हैं, उसमें सब कुछ होता है, एक टॉपिक होता है, कंटेंट होता है, आप उसमें हंसते भी हैं, उसमें रोते भी हैं, सब कुछ होता है, कुछ सीख भी होती है। तो वैसी फिल्में। किस फिल्म का नाम लेना चाहेंगे इस वक्त? इस वक्त 3 इडियट्स। तो भाई 3 इडियट्स आपको पसंद तो है, जैसे कि बात हो रही है, तो उसका कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे? होंठों को करके गोल, ऑल इज वेल वाला गाना मुझे। चलिए ठीक है, ऑल इज वेल सबकी जिंदगी में हो। ऑल इज वेल, हाँ, सबकी जिंदगी में ऑल इज वेल होना चाहिए, तभी अच्छा है जी। तो यहाँ पर 3 इडियट्स का ये गीत सुनते हैं। आउट ऑफ कंट्रोल होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटे बजा के बोल, लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटे बजा के बोल। मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, अरे लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। होठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑल इज वेल, अरे भैया ऑल इज वेल, अरे चाचू ऑल इज वेल, अरे भैया ऑल इज वेल। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन जो मिला तो सारा क्वेश्चन क्या था पता नहीं। दिल जो तेरा बात बात पे घबराए, दिल पे रख के हाथ उसे तू फुसला ले, दिल इडियट है प्यार से उसको समझा ले। होठ घुमाओ सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑल इज वेल, अरे भैया ऑल इज वेल, अरे चाचू ऑल इज वेल, अरे भैया ऑल इज वेल। स्कॉलरशिप की पी गया दारू, गम तो फिर भी मिटा नहीं, अगरबत्तियां राख हो गई, गॉड तो फिर भी दिखा नहीं। बकरा क्या जाने उसकी जान का क्या होगा, सीख घुसेगी या साला की माँ होगा, कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। तो होठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑल इज वेल, अरे भैया ऑल इज वेल, अरे चाचू ऑल इज वेल, अरे भैया ऑल इज वेल। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल तो होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, और लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। होठ घुमाओ सीढ़ी बजा के बोल अरे मुर्गी ऑल इज वेल, अरे बकरे ऑल इज वेल, अरे भैया ऑल इज वेल।
तो दोस्तों हमारे साथ हैं आज के मेहमान में नीरज विक्रम जी। नीरज जी, ये तो हो गई कि पूरे परिवार की बात, आपको परिवार अच्छा लगता है। बच्चों को आप किस विधा में ले जाना चाहेंगे या बच्चों का क्या रुझान है? मेरी डॉटर एक एंटरटेनमेंट चैनल में काम करती है अभी। अच्छा। वो मेरी लाइन में ही है। अच्छा। हाँ, वो क्रिएटिव लिख रही है। क्रिएटिव प्रोड्यूसर है वो। तो जो राइटर लोग जाते हैं तो स्क्रिप्ट सुनना, उसमें करेक्शन देना, और जो बन के आता है उसमें करेक्शन, वो सब उनका एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर एंड क्रिएटिव जो भी है वो ये में है। तो क्रिएटिव प्रोड्यूसर क्या करती है? वो लेखन में है वो भी? वो नहीं, जो राइटर लोग स्क्रिप्ट सुनाते हैं जी, वो लोग सुन के उसमें करेक्शन देना, उसको मॉडिफाई करना, वो काम। फिर जो एनिमेशन बना के देते हैं जी, वो एनिमेशन को उसमें करेक्शन देना कि इसमें ये ऐड करिए, ये कलर ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, करें, ये बदलाव करें, ये बदलाव करें, इस तरीके से। अच्छा, क्या बात है। और मेरा बेटा IIT खड़गपुर से एमटेक कर रहा है और अभी बेंगलोर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। हाँ, मतलब ये तो कैसे कहा जाए, क्योंकि आप लेखक भी हैं, आप आर्मी में भी रह चुके हैं, तो आपने खुद कई जिंदगी जी है। जी, अलग अलग तरह से। हाँ, आई बीन फॉर्चुनेट, मैंने बहुत सारी जिंदगी जी। मैं बैंक में क्लर्क भी रहा हूँ। अच्छा। मैंने न्यूज़पेपर में प्रूफ रीडिंग भी की है कॉलेज डेज में, अपना खर्चा उठाने के लिए। और मैं ग्लाइडर पायलट भी हूँ। हाँ, तो मैंने कई सारे काम किए हैं, मुझे मौका मिला बहुत सारे काम करने का। फिर एयरलाइन में काम किया। तो इसमें आप फिर आप कहेंगे कि जब मैं ये पूछूंगी कि कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद है, तो आप कहेंगे लिखना। यही मतलब जी हाँ, फाइनल पैशन यही था। वो सब काम मजबूरी में टाइम उस समय कुछ खर्चा चलाने के लिए, अपना खर्च निकालने के लिए करने पड़ते सबको। तो हम भी करते थे कॉलेज डेज में, कॉलेज खत्म हुआ उसके बाद। लेकिन जहां तक आपसे बातचीत करके नीरज जी ऐसा लग रहा है कि जो भी काम आपने किया, भले ही आप बता रहे हैं कि हाँ खर्चा चलाने के लिए या समय की जरूरत थी इसलिए आप किया, लेकिन उसको पूरा अपने मनोरंजन के साथ किया। हाँ, एंजॉय करके किया सब। तो इतना आपका अनुभव है, तो हमारे श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगे एक जिंदगी के बारे में, कि किस तरह से जिया जाए, या एक होता है ना कि संदेश के तौर पर आपको क्या लगता है? संदेश के तौर पे मैं क्या संदेश दूंगा, सभी लोग समझदार हैं, बट हाँ मैं ये इतना कहूंगा कि जिंदगी हर पल जीना चाहिए, खुश रहना चाहिए, हर हाल में खुश रहना चाहिए। पीछे क्या हो गया वो सोच के रोते नहीं रहना चाहिए, वो तो हो गया, अभी कुछ नहीं हो सकता। आगे क्या होगा ये सोच के परेशान नहीं होते रहना चाहिए। यू मस्ट प्लान फॉर फ्यूचर, बट वो सोच के प्रेजेंट बर्बाद नहीं करना चाहिए। प्रेजेंट को एंजॉय करना चाहिए, प्रेजेंट में जो भी आप कर रहे हैं उसको फुल एंजॉय करना चाहिए। ये है, ये बात तो यू मस्ट लिव एवरी मोमेंट, हर समय एंजॉय करना चाहिए। तो ये बात वाकई केवल आप कह नहीं रहे हैं, बल्कि पता चल रहा है आपकी बातचीत से, आपके चेहरे से कि आप हर पल को पूरा एंजॉय करते हैं, जिंदगी को भरपूर जी रहे हैं। और इतनी तरीके का आपने काम किया है, उसके बाद भी सब में आपने मजे लिए हैं, मजे लेकर किया है। एवरी मोमेंट। तो जाहिर है कि हमारे दोस्त लोग भी इसी तरह से बहुत सारे संदेश इस बातचीत से जरूर लेंगे। तो जिंदगी के फलसफे की बात करें तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि हाँ हर पल को जीना चाहिए, तो एक गीत यहाँ पे सुनते हैं बात खत्म करने से पहले। जी। तो कौन सा गीत? वो मुकद्दर का सिकंदर का गाना है, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। तो ये वाला गीत तो आपको गाना ही पड़ेगा। नहीं, गाना तो आप मेरी आवाज सुन ही रही हैं, पर हाँ एक लाइन में गुनगुना देता हूँ। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा।
क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमां, जो सितारों पर कहानी प्यार की लिख जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। हमने माना ये ज़माना दर्द की जागीर है, हमने माना ये ज़माना दर्द की जागीर है। हर कदम पे आंसुओं की एक नई जंजीर है। साज गम पर जो खुशी के गीत गाता जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा, जाने मन कहलाएगा, जाने मन कहलाएगा। तो आज यहीं पर इस बात को समाप्त करते हैं। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप लोग ने मुझे यहाँ बुलाया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लेखक, निर्माता और अभिनेता कैप्टन नीरज विक्रम से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे HR पाटले और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जुबैर खान। आज के मेहमान।